हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का 16 लेक्चर होगा। 16 का मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा 17 और हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगी। पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट और ओशन अलग कराने वाला था जो आपको पहले शेड्यूल दिया था, लेकिन आपका जो कॉन्टिनेंट ओशन वो हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, 10 मिनट में हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया। तो टोटल 17 लेक्चर में हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी धरती है। देखो, हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थ के अंदर क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अर्थ के बाहर क्या है वो हम पढ़ना बाकी है। और देखो, ये जो लेयर है ये क्या है, हमने पेन चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्टेन हाइट तक हमने बोला कि भाई ये ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके बाद हमने बोला इसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेटोस्फियर। तो इनको भी हमने किसी ना किसी बेसिस पे दिया होगा, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आती है हमारी मीसोस्फियर। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले। उसके बाद ये ट्रोपोस्फियर नहीं होगी, ये आपकी होगी थर्मोस्फियर। ये कौन सी होगी आपकी? थर्मोस्फियर। और ये लास्ट वाली लेयर को हम एक्सोस्फियर बोल देते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो देखो, ट्रोपोस्फियर को जो हिंदी में यहाँ पर आप कहोगे, ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फियर को? क्षोभ मंडल। यहाँ पर ट्रोपोस्फियर को बोला जाता है। अगर मैं स्ट्रेटोस्फियर की बात करूँ तो समताप मंडल बोला जाता है। समताप मंडल यहाँ पर आपका किसको बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर को। मीसोस्फियर को बात करें तो मध्य मंडल बोला जाएगा। मध्य मंडल मीसोस्फियर को बोला जाता है। और अगर हम थर्मोस्फियर की बात करें तो इसे ताप मंडल बोला जाता है। ताप मंडल। अगर मैं यहाँ पर थर्मोस्फियर की बात करता हूँ, इसे क्या बोला जाता है? ताप मंडल बोला जाता है। और एक्सोस्फियर को बोलेंगे वही वही मंडल, मतलब ये बाहर की तरफ है, सबसे बाहर है, ठीक है। वहिर मंडल इसको हम यहाँ पे बोलेंगे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप हिंदी में भी नोट डाउन कर लेना। अब हम हर एक लेयर के बारे में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर की तरफ जाऊँगा तो सबसे पहले मेरी कौन सी लेयर आएगी? ट्रोपोस्फियर आएगी। तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं? ट्रोपोस्फियर के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जितनी भी आपकी मौसम की घटनाएं होती हैं, जितने भी आपके वेदर फिनोमिनन होते हैं, सभी इसी लेयर में होते हैं। क्लाउड का फॉर्मेशन होना, बरसात होना, तो जितनी भी वेदर फिनोमिनन, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, कहाँ कौन सी लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो लिख लो, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, वाइट ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा है ऑल वेदर फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब सभी मौसम मौसम की घटनाएं। घटनाएं, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सभी मौसम की घटनाएं का किस लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये क्या है आपकी? ऐसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है। अब आपका जो यहाँ पर ये जो लेयर है वो आप ऐसे देखोगे कि जो आपका यहाँ पर पोल्स हैं, यहाँ पर जो पोल है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पढ़ के आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? ध्रुव, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ध्रुव है, ठीक है, मैंने ध्रुव कर दिया, ध्रुव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो सबसे कम होगी। अगर कभी पूछ ले, ट्रोपोस्फियर की जो पोल्स पे सबसे कम हाइट होती है, सबसे कम होगी यहाँ पे इसकी हाइट। और इक्वेटर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है। जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और पोल्स पे इसकी जो हाइट होती है सबसे कम होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें पोल्स पे तो लगभग 8 किलोमीटर होती है। और अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो देखो, यहाँ पर पेपर में बहुत कम पूछेगा कि पोल पे कितनी है, इक्वेटर पे कितनी है। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो ट्रोपोस्फियर है उसकी पोल्स पे कम होती है या इक्वेटर पे कम होती है, या इक्वेटर पे ज़्यादा होती है या पोल्स पे कम होती है। लेकिन इसकी एवरेज पूछ सकता है। अगर मैं देखो एवरेज निकालूंगा तो 18 + 8 / 2, तो 26/2 13 किलोमीटर।
13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। ये पूछ सकता है कि एवरेज कितनी होती है ट्रोपोस्फियर की, क्षोभ मंडल की। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे ये हम ट्रोपोस्फियर में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जब हमारी हाइट बढ़ती है, ऐसे लिख लो, ऊंचाई लिख लो हिंदी वाले, हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई। तो जब हमारी ऊंचाई बढ़ेगी तो हमारा जो तापमान है, जो तापमान है, जो हमारा टेम्परेचर है, वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है। कभी पेपर में ये पूछ ले कि कितना कम होता है, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 डिग्री नहीं, 6.5, जस्ट वेट अ सेकेंड, गलत बोल दिया मैंने, 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कब होगा, इससे डिवाइड कर दो 6.5 से, तो लगभग मीटर में आंसर आएगा, और लगभग आता है 165 मीटर आता है। तो अगर हम 165 मीटर जाएंगे ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री हमारा सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ इस लेयर में क्या होता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता, हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, और उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या हो गया, जब ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़े तो उसे बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तापमान व्युत्क्रमक करके बोला जाता है, व्युत्क्रमण, ठीक है, लिख लो, तापमान व्युत्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का 80% मास है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर का 80% मास है, 80%, 80% ऑफ टोटल मास, ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल का 80% मास है वो इसी में है हमारा, इसी लेयर में मिलेगा आपको, इज इन ट्रोपोस्फेयर। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हिंदी वाले इस चीज़ को लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ। हिंदी वाले क्या लिखो कि यहाँ पर लिख ही देता हूँ, वायुमंडल, वायुमंडल के कुल, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 80% भाग क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ट्रोपोस्फियर के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। सारी जो वेदर फिनोमिनन होती है वो यहीं पे होती है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हाइट होती है, पोल्स पे सबसे कम होती है। एवरेज इसकी हाइट देखें जाए तो 13 किलोमीटर हो गई, ठीक है। हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाइट के साथ, हाइट के साथ वैसे तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कभी कभी हाइट के साथ भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये चीज़ पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, या सिर्फ 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रोपोस्फियर हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। तो देखो, जो आपका यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर है, आपको देखो स्ट्रेटोस्फियर को सबसे पहले तो हिंदी में पता होना चाहिए, समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरा बताना रह गया है ना, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में आपका जो गैसेस होती हैं उसका अमाउंट पूछ लिया जाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो कितनी है। तो ध्यान रखो, गैसेस इन आर एटमॉस्फेयर, इन आर एटमॉस्फेयर, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है बताओ, N2 आपकी कितनी है, तो 78% के समथिंग है। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, O2 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लगभग 21% है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आर्गन की, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आर्गन की, तो आर्गन मेरी है 0.934%।
ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग मेरी 0.037% है। ये तीन वैल्यू आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये आपकी इनर्ट गैस है। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी है, तो आर्गन है 0.934%। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेयर जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। और इसको इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें बनाती हैं। एक तो इसमें जो ओजोन लेयर है वो बनाती है, तो ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको एक जगह समराइज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में मेरे भाई क्या होगा, अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बस उल्टा होता जाता है। यहाँ पे फिर क्या होगा, हाइट बढ़ रही है तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर आप हाइट पे जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ठीक है, इतनी हिंदी तो आप लिख ही लोगे, जो आपका तापमान है वो भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो आपके जेट फ्लाई करते हैं ना, जो जेट आपके फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं, जेट फ्लाई इन दिस लेयर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, मैं एक सेकंड यहाँ रफ करता हूँ यहाँ पर रेड पेन से। देखो यहाँ पर एक लेयर देख रहे हो, ये है ओजोन लेयर। तो पेपर में रिपीटेडली कई बार ये पूछा जाता है कि आपकी जो ओजोन लेयर है ना मेरे भाई, वो ओजोन लेयर किस में है, तो किस लेयर में है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है। ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है, तो देखो पोल्स पे कम होगी, ऑब्वियसली बात है, इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। तो लगभग 15 से 30, कहीं कहीं 15 से 35 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। 1530 भी दिया हो तो ये भी सही होगा, ठीक है। अभी ये ओजोन लेयर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो आपका जो ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर क्या होती है और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्या होता है वो, और ये हमें क्या कर रही है उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन होगा O2 होगा, वो ब्रेक डाउन होता है दो अलग अलग ओज में जाके, ठीक है, यहाँ पर जाके। और ये आपका जो ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होता है तो एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ मिलता है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, जो सन की तरफ से यहाँ पे यूवी रेडिएशन आ रही है। तो उसके प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनेगा, ये O3 बन जाता है, O3 बन जाता है, जिसको हम ये एक ओजोन लेयर क्रिएट कर देता है। और ऐसे करके एक लेयर क्रिएट कर देता है हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ। उससे क्या होता है, जो ऊपर से हमारी यूवी रेज आ रही हैं, उन यूवी रेज को ये जाने से रोकता है, नीचे नहीं जाने देता। अगर ये यूवी रेज नीचे आ जाएं तो इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। एक तरह से मानो जो आपका ओजोन होता है ना, O3 होता है, ये भी आपका एकदम, ये भी तो यूवी रेज की प्रेजेंस से बना है, तो एकदम डेडली पॉइजन होता है, डेडली पॉइजन होता है। और ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है यूवी रेज से ही। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और आपको ओजोन लेयर के बारे में क्या पता होना चाहिए। अच्छा, ओजोन लेयर में क्या है, अगर आप अंटार्कटिक वाले रीजन में देखोगे कि होल हो गए हैं जिसकी वजह से यूवी रेज आ जाती हैं। आज तुम स्किन कैंसर देख रहे हो ना, जो स्किन कैंसर है एक वन ऑफ द मेजर रीजन है, यूवी रेज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो यूवी रेज है इसको कमज़ोर कौन बनाती है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, जो आपके रेफ्रिजरेंट में, एसी में, फ्रिजेस में, इनमें जो यूज की जाती है, उसका यहाँ पर ये क्या करती है, कमज़ोर कर देती है यहाँ पर ओजोन लेयर को, जिसमें कि चांसेस रहते हैं ओजोन लेयर का ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं, ओजोन लेयर में होल होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि जो यूवी रेज आ रही हैं वो उस लेयर से पास कर जाती हैं, वो धरती पर आती हैं, जिससे कि बहुत ख़तरनाक हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या ये यूवी रेज की मरम्मत हो सकती है, क्या ये रिपेयर हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, अगर हम CFC का यूज करना कम कर दें। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है जो स्किन कैंसर को कॉज करते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ठीक है, और आपको इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही सवाल बनेगा कि आपका जो ओजोन लेयर है वो किस में है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक डेडली पॉइजन है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक बार सवाल बनाता है कि ये रिपेयर हो सकती है कि नहीं, तो ये रिपेयर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कमज़ोर हो गई तो फिर ये रिपेयर ही नहीं कर सकते, इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। आप बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से आगे लेके चलते हैं मीसोस्फेयर पे। दो हमारी ये हैं, दो हमारी हैं, बीच का ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मध्य मंडल बोलेंगे, मीसोस्फेयर बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब हम मीसोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो, आपका मीसोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मेटेरॉइड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ये क्या है आपके मेटेओर्स हैं। अभी मेटेओर्स किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके मेटेरॉइड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, जिनको हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। और ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल रॉक से बने होते हैं, या तो स्मॉल रॉक होंगे या स्मॉल मेटल के ऑब्जेक्ट होंगे, एंड मेटल ऑब्जेक्ट होंगे। ये क्या करते हैं, सन की ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन मेटेरॉइड्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये कहाँ तक आएंगे, मीसोस्फेयर जो लेयर है वहाँ तक आएंगे, और हमें एकदम ऐसे दिखेंगे शूटिंग स्टार, जैसे जो तारा टूटते हैं, आप जो विश मांगते हैं, तो वो यही होते हैं, मेटेरॉइड्स ही होते हैं। इनको हम मेटियोर्स बोलते हैं। ये आप, और मेटेरॉइड्स को मेटियोर्स कब बोलते हैं, जब ये मीसोस्फेयर में आ जाते हैं। ये ध्यान रखना, मेटेरॉइड्स को मेटियोर्स बोला जाता है जब ये किस लेयर में आते हैं, मीसोस्फेयर में आते हैं, और यहाँ पे ये जल जाते हैं, और यहाँ पे जलने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इनको हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। जो आप कहते हो कुछ तारा टूट रहा है, विश मांगते हो, तो वो यही होते हैं। ये आपको आके पता होना चाहिए। पेपर में पूछते हैं कि जो मेटेओर्स होते हैं कहाँ पे देखने को मिलेंगे, या जो मेटेओर्स हैं जो जल जाते हैं, शूटिंग स्टार जो जलते हैं, वो किस लेयर में आके जलते हैं, तो मीसोस्फेयर में आके जलते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पर मीसोस्फेयर के बारे में ये तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हाइट में अगर आप ऊपर जाओगे तो आप टेम्परेचर कम होगा। तो ये तो बस वही है कि पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर दूसरी लेयर में बढ़ेगा, फिर तीसरी लेयर में कम होगा, फिर चौथी लेयर में बढ़ेगा। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये हमारी कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी परत हमारे एटमॉस्फेयर की यही है। सबसे कम टेम्परेचर आपको इसी लेयर में देखने को मिलेगा। ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर ना होके हमारा यहाँ क्या है, थर्मोस्फेयर है। और थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं हम, तो थर्मोस्फेयर को बोलते हैं हम यहाँ पर तापमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जो सैटेलाइट घूमती है, वो किस लेयर में होती हैं सैटेलाइट, हमारी थर्मोस्फेयर में होती हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, अब भाई सैटेलाइट यहाँ है तो इसी सैटेलाइट से तो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। सॉरी, तो जो हमारी सैटेलाइट से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो वो भी हमारी थर्मोस्फेयर से ही आती हैं। तो लिख लो, रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। रेडियो तरंगें परावर्तित कैसे लिखेंगे, वर्तित होती हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इसमें थर्मोस्फेयर में बढ़ता है हाइट पर ऊपर जाने पर। इसीलिए हमारी ये क्या है, को हॉटेस्ट लेयर है, हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे गर्म परत, हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, थर्मोस्फेयर, और सबसे ठंडी कौन सी है, मीसोस्फेयर। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम
नेक्स्ट लेयर देखते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारी एक्जोस्फीयर, जो सबसे ऊपरी ऊपरी ये परत है, ये कौन सी है, हमारी एक्जोस्फीयर है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ऐसा सच आपको इसके बारे में और ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर एक कार्बन लाइन है, कार्बन लाइन, कार्बन लाइन। ये कार्बन लाइन क्या करती है, एक्जोस्फीयर को, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इससे अलग करती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, वाटर ऑन अर्थ पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर कितना कितना पानी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम वाटर देखते हैं, देखो हमारी अर्थ है। आप सभी को पता है अर्थ पर लैंड कितना है और वाटर कितना है। तो अगर मैं लैंड की बात करूं तो 70% है, वाटर की बात करूं तो 30% है। ठीक है, अब हमारा ये जो 30% वाटर है, इसमें से जो हमारा 30% ये वाटर है, इसका 97.2% वाटर सैलाइन वाटर है, सैलाइन वाटर है। और लगभग 2.8% हमारा पीने योग्य वाटर है। किसका, 30% का। टोटल 100%, ये 30% का बता रहा हूँ मैं। ये कौन सा है हमारा, 2.8% हमारा 30% का कैसा है, फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, इसमें से भी, इसे हम सारे को पी नहीं सकते, इसमें से भी 30% का 2.8% ये है ना। और लगभग 9% मान लो ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पर 30% और 2.8% फ्रेश वाटर है। अगर मैं आइस कैप्स, जो बर्फ़ से जमा हुआ पानी है, वो कितना है, 2.8% का। लगभग 68% हमारा बर्फ़ से घिरा हुआ, बर्फ़ में जमा हुआ पानी है। और अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर की बात अगर मैं कर लूँ तो लगभग मेरा 30% ग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो मतलब मैं अगर इसको टोटल मान लूँ, टोटल मेरा वाटर कितना है, 30% है। उसका 30% का 92.2%, 97.2% कैसा है, खारा पानी है। 2.8% मेरा फ्रेश वाटर है। इसमें से भी आइस कैप्स कितना है, 68% है 2.8% का। और ग्राउंड वाटर कितना है, 30% है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी। आपको पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये भी एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर आर्द्रता। और ह्यूमिडिटी होती है जो हमारा वाटर वेपर का अमाउंट होता है ना एटमॉस्फेयर में। लिख लो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो, नाराज मत होना। वायुमंडल, वायुमंडल में वाटर वेपर को बोलते हैं जल बाष्प, जल बाष्प की मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, आर्द्रता बोल देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, क्लाउड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्लाउड्स के बारे में, तो देखो जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैंने आगे लिखा है क्या, बस एक सेकंड देख लेते हैं। ओके, रेनफॉल है। अभी हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो आपके जो क्लाउड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं क्लाउड्स। एक होते हैं आपके यहाँ पर लोअर क्लाउड्स, लोअर क्लाउड्स। एक होते हैं आपके अपर क्लाउड्स। लोअर क्लाउड्स मतलब जो नीचे होते हैं, अपर क्लाउड्स मतलब जो ऊपर होते हैं बादल। ठीक है, लोअर क्लाउड्स भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्बस, एक होता है यहाँ पर स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। ठीक है, तो जो निम्बस होते हैं ये एकदम बारिश लाते हैं, बहुत बारिश कराते हैं। इनको बोलते हैं रेन बियरिंग क्लाउड, रेन बियरिंग क्लाउड। बेसिकली ये बारिश कराते हैं जो निम्बस होते हैं, हिंदी में निम्बस ही बोलेंगे, ध्यान रखना। और ये बारिश कराते हैं, इंग्लिश में लिख लेना। स्ट्रेटस, जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर पेन चेंज करूँगा तब दिखेगा। यहाँ पर ये स्ट्रेटस है, ये नीचे ही है, लेकिन ये यहाँ पर बारिश नहीं कराते। ये आप यहाँ पे ये जो रूई जैसे होते हैं, यहाँ पे ये जो बादल देखोगे यहाँ पे ये ज़्यादा बारिश नहीं कराते। लेकिन यहाँ पर ये है निम्बस,
और ये जो निम्बस होते हैं ये भयंकर बारिश कराते हैं। ये क्या कराते हैं? भयंकर बारिश कराते हैं। ये कौन से हैं? आपके निम्बस हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन से हैं? निम्बस बादल हैं। ये नीचे ही होते हैं, नीचे वाली परत पे ही होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये कम बारिश कराते हैं, कम या ना के बराबर, कम बारिश कराते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपर क्लाउड की बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्यूमुलस, क्यूमुलस। ठीक है, ये वाले आप देखोगे, ये वाले क्यूमुलस हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पर सीरस। सीरस ये सबसे हाइट पे होते हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन से होते हैं? लिख लो, सबसे ज़्यादा हाइट पे होते हैं। ठीक है, इधर लिख लो, सबसे ज़्यादा हाइट पे। कभी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन से जो बादल होते हैं वो कौन से होते हैं? सीरस होते हैं। और ये कभी बारिश नहीं कराते। देखो ये वाले दिख रहे हो ना आपको, ये जो बादल होते हैं ये कभी बारिश नहीं कराते। सबसे ज़्यादा हाइट पे यही होते हैं। ठीक है, तो जो ये क्यूमुलस होते हैं ये वैसे बारिश मतलब कम ही बारिश कराते हैं। ये वाले देखो, ये वाले क्यूमुलस देख रहे हो ना, पेन चेंज करते हैं बेटा सेकंड। ये वाले जो आप देख रहे हो ये कैसे हैं? नीचे से फ्लैट होंगे और ऊपर ऐसे रुई के शेप के होंगे। ठीक है, तो ये आपके जो बादल हैं ये क्यूमुलस हैं, ये कम बारिश कराते हैं। लेकिन जब ये क्यूमुलस और यहाँ पर हमारा निम्बस मिल जाते हैं, क्यूमुलस और यहाँ पे है नहीं, जस्ट बेटा सेकेंड, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस बादल बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस। जस्ट बेटा सेकंड, कोई है क्या यहाँ पर? क्यूमुलो निम्बस, ये देखो ये वाले हैं क्यूमुलो निम्बस। जब आपका ये क्यूमुलो और आपके ये जो निम्बस हैं ये मिल जाते हैं तो ये इस तरह के बनते हैं और ये भयंकर बारिश कराते हैं, क्यूमुलो निम्बस। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपके जो बादल हैं ये भयंकर बारिश कराएंगे। निम्बस और यहाँ पर क्यूमुलस मिलके क्यूमुलस निम्बस बादल बोलेंगे इनको। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बादल के बारे में समझ में आ गई। देखो बादल से कैसे सवाल बनेंगे, किस तरह से, एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ करता हूँ। बादल दो प्रकार के होंगे, एक निचाई पे होंगे, एक ऊंचाई पे होंगे। जो निचाई पे होंगे वो दो प्रकार के हैं, एक निम्बस, एक स्ट्रेटस। स्ट्रेटस बहुत कम बारिश कराते हैं, निम्बस हाँ बारिश लेके आते हैं। एक अपर जो क्लाउड है, एक सबसे ऊपर जो क्लाउड होगा अपर में, उसको बोलेंगे सीरस, वो कभी बारिश लेके नहीं आएगा। एक है क्यूमुलस जो कि बारिश कराता है, होता ऊंचाई पे ही है, लेकिन जब क्यूमुलस और निम्बस मिलते हैं तो भयंकर बारिश कराते हैं। क्यूमुलो तो क्यूमुलो क्यूमुलो निम्बस उन बादलों को बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस उन बादलों को यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, बादल बोलो समझ में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रेनफॉल के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी जो रेनफॉल होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सिंपल सी जो रेनफॉल हो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरा वाटर भरा हुआ है, सन की रेज पड़ेंगी। अब सन की रेज पड़ेंगी तो मेरा वाटर एवोपरेट होगा, एवोपरेट होगा मतलब मेरा वाटर क्या बनेगा, यहाँ से भाप के रूप में ऊपर जाएगा, यहाँ पे बादल बनेंगे। और जब ये बादल बनेंगे तो ये कंडेंस होगा, और जब कंडेंस होगा तो वाटर वेपर मेरा क्या बन जाएगा, वाटर वेपर मेरा वाटर बन जाएगा। तो ये क्या करेंगे, बारिश लेके आएंगे। सिंपल सी चीज़ है। साइक्लोनिक रेनफॉल में देखो, साइक्लोनिक रेनफॉल ना जो साइक्लोन आते हैं उसकी वजह से होती है, और जो हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल आती है जो प्रेस साइक्लोन अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में विंड साइक्लोन ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही साइक्लोन बनते हैं, और साइक्लोनिक रेनफॉल भी, साइक्लोन बनते हैं तो वो बादल क्रिएट करते हैं, क्लाउड्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल किसकी वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बस इतना सा पता होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लोन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो साइक्लोन है कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि वो कैसे आता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है, और प्रेशर डिफरेंस सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखो कि जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो भी आपके प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही आएगी। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब हम क्लाइमेट वाला चैप्टर कर रहे थे, जब हम रेन के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, माउंटेन्स की वजह से होती है। और वहाँ पर माउंटेन की वजह से कैसे होती है वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करके बताया था कि इस तरह से यहाँ पर आपकी जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो यहाँ पर आपके क्लाउड्स लेके आएंगे और ये इनको आगे नहीं जाने देते, तो यहाँ पर ही आपकी ये बारिश होती है। तो कभी देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझो, अगर जहाँ पर ओरो आ रहा है वहाँ पे आंख बंद करके अगर माउंटेन कहीं दिया है ऑप्शन में तो लगा देना।
ठीक है। ओरो का जो आपका बेसिक मीनिंग होता है, जो उसका रूट मीनिंग होता है, वो माउंटेन से रिलेट करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो अभी बस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखो कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो माउंटेन्स की वजह से होती है, साइक्लोनिक जो रेनफॉल है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, और कन्वेक्शनल रेनफॉल तो जो नॉर्मल होती है कि सन की रेज पड़ेंगी, वाटर एवोपरेट होगा, बाद में कंडेंस होकर बारिश होगी, तो वो इतना आपको पता होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, वो क्वेश्चंस एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर, तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं किस तरह से स्किन कैंसर कॉज करती है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये तो इनकरेक्ट होगा नहीं ओजोन की अगर हम रिगार्डिंग बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ओजोन O3 लाइक ऑक्सीजन इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो आपका ओजोन है O3 है, क्या वो ऑक्सीजन की तरह है, क्या वो एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, तो इसको हमने अभी नहीं पढ़ा, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, तो अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि ओजोन हमारा डेडली पॉइजन है और क्यों है वो भी हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, कि जो आपका ओजोन फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन से होता है, किसके प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में। तो अभी जब हम स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ रहे थे, समताप मंडल पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हम ओजोन पढ़ रहे थे तो आपको बताया था किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, फिर एक अदर ऑक्सीजन के पार्टिकल के साथ मिलकर O3 बनता है यूवी रेज की प्रेजेंस में। तो हमारी ये 3 स्टेटमेंट जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर हमारे लिए डेडली पॉइजन है तो वो लाइफ सपोर्टिंग कैसे हो सकती है, या तो वो डेडली पॉइजन नहीं होगी या वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं होगी। तो अगर आप अपना बेसिक सेंस भी थोड़ा सा यूज करोगे तो आराम से ऐसे सवालों को आप उड़ा दोगे। स्टेटमेंट सवाल अगर आप कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पे यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, पीसीएस की बात नहीं कर रहा, बट सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। अगर एक दो स्टेटमेंट आपने नहीं भी पढ़े तभी भी आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस क्वेश्चन के साथ, उन ऑप्शंस के साथ अच्छे से खेल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। वो कह रहा है जो हमारा टेम्परेचर है वो यूजुअली हमारा हाइट के साथ, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई के साथ कम होता है। ठीक है, अगर मेरी ऊंचाई बढ़ रही है तो मेरा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो रहा है। वट समटाइम्स दिस फिनोमिना गेट रिवर्स्ड इन द ट्रोपोस्फियर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, उसमें ये फिनोमिना उल्टा हो जाता है, जो अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ। क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हाइट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उसको हम क्या पढ़ के आ रहे थे, टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, तापमान व्युत्क्रमांक अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, व्युत्क्रमण हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर आर ट्रू। इसमें बताना है ओजोन लेयर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ, इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, तो बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, तो मैंने आपको बताया कैसे बीकन कर रहे हैं, कैसे होल कर रहे हैं, और खासकर हम अंटार्कटिक वाली रीजन को देखते हैं, तो जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं ओजोन होल के, तो ये तो बिल्कुल ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अभी ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ओजोन लेयर इज फाउंड अराउंड द 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, कि जो आपकी ओजोन लेयर है अर्थ सरफेस से लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, पोल्स पे कम होगी। एंड आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर 1530 है, लेकिन 15 से 35 भी दिया हो तो वो भी वहाँ सही आंसर होगा। और इतना क्लोज आप बोलोगे भैया एक 1530 दे दिया, एक 15 से 35 दे दिया, दो ऑप्शन में ऐसे फंसा दिया, तो ऐसे एग्जामिनर कभी नहीं देगा आपको। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें 35 किलोमीटर दे रखा है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें 30 किलोमीटर दे रखा है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सोच लेते हैं अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, भाई एग्जामिनर तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो ये सब चीज़ें नहीं रखेगा।
ठीक है, तो मेरा ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूँ, ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू रिकवर एनी मोर नाउ। क्या ओजोन लेयर अभी रिकवर हो ही नहीं सकती? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी कुछ सालों पहले हमारे साइंटिस्ट की यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज इस पे कम करने के लिए भी बात की गई थी, और 2040 तक ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि हम उसे रिपेयर कर सकते हैं जो हमारी डैमेज हो चुकी है। और अभी जब हम ओजोन लेयर पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये सेम बात आपको वहाँ भी बताई थी। तो हमारी ये रिपेयर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी रिपेयर हो ही नहीं सकती जो हमारी डैमेज हो गई है। तो ये मेरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अब बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। तो मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मतलब इसके इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। बाद बाकी का थैंक यू इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो हमारा पीडीएफ ग्रुप भी है, उसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस है 299। और यहाँ पर आपको 299 में अभी हम अर्जुन बैच के अंदर कंप्लीट स्टैटिक जीके कर चुके हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, पॉलिटी कवर कर चुके हैं। अभी हम ज्योग्राफी ख़त्म करने पे हैं, कल हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इन सभी के आपको कंपाइल करके हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल फॉर्मेट में हम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और आने वाले टाइम में मैं इकोनॉमिक्स कराने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट मंडे से हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होगी, उसके बाद हम यहाँ पे साइंस करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर करेंगे, और अभी हमारी इंग्लिश ग्रामर रूल की वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, तो वो भी इंग्लिश रूल की जो वीडियो आएगी उसके नोट्स भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर 299 में। अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए। ठीक है, हमारी टीम से आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, उस नंबर पर आप पे करना 299 और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। आपसे मुलाकात होगी ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में।